हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर वेव ऑप्टिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है। तो आप लोग भी मेरे साथ एनसीईआरटी निकाल लो। ठीक है। एक साथ पढ़ेंगे दोनों, है ना। तो चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ पे कॉर्पस्कुलर थ्योरी से। ठीक है। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी बेसिकली क्या है कि जैसे पहले यहाँ पे समझा देता हूँ है। जैसे सपोज कर लो कि ये मीडियम वन है और ये मीडियम टू है। ठीक है। और जो लाइट है मीडियम वन से आ रहा है और मीडियम टू में जाते समय दिस इज द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरह बेंड हो रहा है। ठीक है। तो अगर ये सपोज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन वी वन है और मीडियम टू में वी टू है, तो अगर ये लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस वी टू इज ग्रेटर देन वी वन। ठीक है। एक्चुअली उल्टा होता है, बट कॉर्पस्कुलर थ्योरी में ये चीज बोला गया था। ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है। देखिए, कॉर्पस्कुलर थ्योरी predicted that if a ray of light on refraction bends towards the normal, then speed of light would be greater in the second medium। ठीक है। और ये थ्योरी किसने दिया था? डिस्कार्टस ने दिया था। ठीक है। बट न्यूटन, ये थ्योरी न्यूटन थ्योरी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि न्यूटन ने इसको डेवलप किया था। ठीक है। सो कॉर्पस्कुलर थ्योरी पे क्या होता है, रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और अगर वो बेंड हो रहा है टूवर्ड्स नॉर्मल, तो उसका स्पीड मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है। बट ये एक्चुअली गलत था। तो ये गलत किसने प्रूव किया? क्रिश्चियन हाइजीन ने। इनका जो थ्योरी है दैट इज वेव मॉडल ऑफ लाइट। वेव मॉडल ऑफ लाइट किसने दिया था? क्रिश्चियन हाइजीन ने दिया था। इट प्रिडिक्टेड दैट on refraction, if wave bend towards normal, then speed of light would be less in the second medium। इन द सेकेंड मीडियम मतलब इसको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। मतलब कॉर्पस्कुलर थ्योरी का जो उल्टा है वही वेव थ्योरी है। ठीक है, बाय क्रिश्चियन हाइजीन। ठीक है। सो ये लिखा हुआ है, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द प्रिडिक्शन मेड बाय यूजिंग कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट। ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेव थ्योरी और कॉर्पस्कुलर थ्योरी दोनों में डिफरेंस आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन में। ठीक है। फिर यहाँ पे ये लाइन भी मतलब वन मार्क के लिए पूछ सकते हैं। बिकॉज ऑफ द स्मॉलनेस of the wavelength of light, visible light, light is assumed to be approximately traveling in straight line। ठीक है। दिस इज द फील्ड ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो रे ऑप्टिक्स है उसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। तो वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बट वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है। बट ऐसा क्यों हम लोग बोलते हैं? क्योंकि वेव का जो वेवलेंथ है उसका बहुत छोटा होता है। ठीक है। तो हम अप्रोक्सीमेट करते हैं कि वो लाइट सीधा ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे चीजें को नहीं पढ़ने से भी होगा, क्योंकि ये सारी चीजें मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी है। ठीक है। तो इसे आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। बट फिर आपको जो पढ़ना है वो हो गया आपका हाइजीन्स प्रिंसिपल। ठीक है। हाइजीन्स प्रिंसिपल। तो इसमें आपको बेसिकली वेव फ्रंट क्या होता है। ठीक है। वेव फ्रंट क्या होता है? एनर्जी एंड वेव ट्रेवल्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ठीक है। तो ये चीजें पढ़ लें, काफी है। ठीक है। बट हाइजीन्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो क्या है स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू हाइजीन्स प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। ठीक है। एंड वेवलेट्स emanating from these points spread out in all directions with speed of the wave। ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और फिर आपको ये जो वेव फ्रंट ड्रॉ कैसे करते हैं, जैसे प्लेन वेव फ्रंट हो गया, यहाँ पे फिगर 10.1 में दिया हुआ है। ठीक है। फिर यहाँ पे वेव फ्रंट को कैसे ड्रॉ करते हैं, पॉइंट सोर्स से लाइट जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इस हाइजीन्स प्रिंसिपल में एक ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक क्या था? द above मॉडल हैज ए शॉर्ट कमिंग, वी ऑल्सो हैव ए बैक वेव। ठीक है, बैक वेव। Hygienes argue that amplitude of the secondary wavelets is maximum in the forward direction and zero in the backward direction। ठीक है। तो ये हो गया उसका जो ड्रॉबैक, और उसका जो आर्गुमेंट क्या दिया था, हाइजीन ने क्या दिया था। ठीक है। ये सब वन मार्क के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, ड्रॉबैक ऑफ हाइजीन प्रिंसिपल। फिर आपका 2 या 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव, मतलब वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजीन प्रिंसिपल। ठीक है। सो बेसिकली आपको ये रिलेशन आपको डिराइव करना है। फिर स्नेल्स लॉ को लाना है कि N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर, ये प्रूफ। ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद ये भी आपको दिखाना है कि जब वेव ट्रैवल करता है तो स्पीड और वेवलेंथ चेंज होता है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ठीक है। व्हेन वेव गेट्स रिफ्रैक्टेड इनटू ए डेंसर मीडियम,
ठीक है, डेंसर मीडियम, तो स्पीड घटता है, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन डिक्रीजेस, ठीक है, वेवलेंथ और स्पीड दोनों डिक्रीज होता है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों चेंज होता है, मतलब वेवलेंथ अगर डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगा, वेव अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ भी इंक्रीज होगा, सो दैट द रेशियो, फ्रीक्वेंसी रेशियो किसका रेशियो है, वेलोसिटी और वेवलेंथ का, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये एक अगर पढ़ लिया ना आपने, जैसे यहाँ पे जो है ये रिफ्रैक्शन एट डेंसर मीडियम दिया हुआ है, ठीक है, और नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है रिफ्रैक्शन एट रेयर मीडियम, तो एक पढ़ने से दूसरा वाला आप अपने आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे रिफ्लेक्शन, वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो सबसे इजी है, ठीक है, एक स्टेप में आंसर है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम देख लेना यार, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ मतलब वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करते हैं, प्रिज्म के लिए, लेंस के लिए, मिरर के लिए, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट फिलहाल तो जो अभी काउंसिल ने जो सिलेबस दिया है उसमें तो डॉपलर इफेक्ट नहीं है, ठीक है, उसमें डॉपलर इफेक्ट नहीं है। उसके बाद हम लोग आए हैं कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट यहाँ पे आराम से दिया हुआ है, अब इटैलिक्स में लिखा हुआ है, सो दैट आप लोग मिस ना करें। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द मीडियम द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय नंबर ऑफ वेव्स इज द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वेव, ठीक है। अच्छा, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। और फिर ये जो डिडक्शन है कि फाइनली जो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आया, ठीक है, इंटेंसिटी का ये एक्सप्रेशन, और उसके बेसिस पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो सोर्स लिया था वो कोहेरेंट लिया था। कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या होता है कि उसमें जो फेज डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, इट डज नॉट चेंज विद टाइम, फेज डिफरेंस होता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, मतलब वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। बट अगर इनकोहेरेंट सोर्स हुआ, ठीक है, तब क्या होगा, उसके केस में हम लोग एवरेज इंटेंसिटी लेना पड़ेगा, तो एवरेज इंटेंसिटी लेंगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा, आई इक्वल टू ट्वाइस आई नॉट, ठीक है। तो ये इनकोहेरेंट सोर्स के लिए होता है, ठीक है। तो इनकोहेरेंट सोर्स के लिए पूछा अभी तक रिसेंटली पूछा नहीं गया है, तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है। बट इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, आई इज इक्वल टू, जो अगर इक्वेशन नंबर 10.12 है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इस बार नहीं आएगा वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट ये चीज पढ़ना, ये रिसेंट पास में नहीं पूछा गया है कि इनकोहेरेंट सोर्स होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वाइब्रेटिंग सोर्सेस, ठीक है, चेंजेस रैपिडली विद टाइम, तो वो इनकोहेरेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर फेज कांस्टेंट है तब तो वो कोहेरेंट है, फेज अगर चेंज हो रहा है तो इनकोहेरेंट, वी से दैट द टू सोर्सेस आर इनकोहेरेंट, ठीक है, इनकोहेरेंट। एंड व्हेन दिस हैपेंस द इंटेंसिटीज जस्ट ऐड अप, ठीक है, मतलब आई नॉट प्लस आई नॉट ट्वाइस आई नॉट हो जाता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वाईडीएससी का मतलब हो गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये किसने किया था, ये थॉमस यंग ने किया था, थॉमस यंग, ठीक है। तो इसमें आपका फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीटा इज द फ्रिंज विड्थ, ठीक है। फ्रिंज का जो शेप है वो भी आप लोग पढ़ लेना कि फ्रिंज पैटर्न विल बी स्ट्रिक्टली बी हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है। जब डी स्मॉल होगा, कैपिटल डी, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। बट अगर डी लार्ज हो गया, इफ डी इज लार्ज, ठीक है, compared to the fringe width, the fringes will be nearly be straight lines, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो जब डी स्मॉल है, ठीक है, जब कैपिटल डी, सॉरी, ये कैपिटल डी होना चाहिए था, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, तो कैपिटल डी जब स्मॉल होगा, ठीक है, तो उस केस में जो फ्रिंज का शेप होगा वो हाइपरबोला होगा, ठीक है। और जब कैपिटल डी लार्ज होगा, ठीक है, तो जो ये फ्रिंज का शेप होगा वो स्ट्रेट लाइंस होगा, ठीक है। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये पीडीएफ मैं लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये डायग्राम वगैरह देख लेना, ग्राफ वगैरह, ठीक है, इंटरफ्रेंस का ग्राफ के साथ है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स वगैरह तो ये एग्जाम में पूछा गया है, 5 मार्क्स के लिए आ भी चुका है, ठीक है। फिर आगे हम लोग डायफ्रैक्शन में, ठीक है। तो डायफ्रैक्शन में जैसे कुछ फेनोमेना के बारे में पूछ लिया कि जैसे वो सीडी होता है ना, सीडी में जो कलर्स, मल्टीपल कलर्स रह जाते हैं, वो किस लिए होता है, या कभी कभी ग्राउंड में ऑयल गिर जाता है तो हमको 7 कलर्स रह जाते हैं ना,
ठीक है। तो वो किस लिए होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ डायफ्रैक्शन। ठीक है। तो सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन का डेरिवेशन तो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। ठीक है। बट इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के ऊपर एक कंपैरिजन, मतलब डिफरेंस, तो वो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। पेज नंबर 371 में दिया हुआ है। ठीक है। फिर इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन दैट इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे एकदम इटैलिक्स में लिखा हुआ है, आपसे मिस आउट भी नहीं होगा। जस्ट रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, इन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन लाइट एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। if it reduces if it reduces in one region producing dark fringe, it increases in another region producing a bright fringe. There is no gain or loss of energy, which is consistent with principle of conservation of energy. ठीक है। फिर रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये वाला जो माइक्रोस्कोप के लिए है। ठीक है। तो ये आपका पूछा जा चुका है। ठीक है। सॉरी, टेलीस्कोप के लिए। तो ये खाली यहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि टेलीस्कोप विल हैव, मतलब ये बेसिस देखिए, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा बाई ए। ए अपर्चर है। ठीक है। तो डेल्टा थीटा जितना छोटा होगा ना, रिजॉल्विंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। तो ए टेलीस्कोप विल हैव बेटर रिजॉल्विंग पावर इफ ए इज लार्ज। ठीक है। सो फॉर बेटर रिजोल्यूशन टेलीस्कोप मस्ट हैव लार्ज डायमीटर ऑब्जेक्टिव। अपर्चर ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्टिव का डायमीटर ज्यादा होगा। ठीक है। फिर आपको टेलीस्कोप का दिया हुआ है। ठीक है। सो टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर यहाँ पे निकाला है। ठीक है। तो डी मिनिमम लिखा है। फिर रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय रेसिप्रोकल ऑफ द मिनिमम सेपरेशन ऑफ द 2 पॉइंट्स। ठीक है। वो डी मिनिमम जो है सेपरेशन ऑफ द 2 पॉइंट्स। ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर को कैसे इंक्रीज कर सकता है, रिजॉल्विंग पावर कैन बी इंक्रीज बाय चूजिंग मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। मतलब एन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो मीडियम है, एन जितना ज्यादा होगा डी मिनिमम उतना छोटा होगा, डी मिनिमम जितना छोटा होगा रिजॉल्विंग पावर उतना ज्यादा होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको और एक चीज दिया हुआ है कि रिजॉल्विंग पावर किसके ऊपर डिपेंड करता है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज डिटरमाइंड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आ चुका है कि माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। फिर रिजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन में डिफरेंस क्या है वो पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है यहाँ पे आपका रिजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन। और अगर आप कुछ ना लिख सके तो सिर्फ इतना भी लिख दें कि टेलीस्कोप रिजॉल्व्स वेरेस माइक्रोस्कोप मैग्निफाइज, तब भी काफी है। ठीक है। यही चीज यहाँ पे आपका 3 लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। टेलीस्कोप कैसे करता है और माइक्रोस्कोप क्या काम करता है। फिर वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, अगेन फ्रेंडल डिस्टेंस के बारे में, ये आपके काउंसिल के जो इस बार जो सिलेबस है उसमें नहीं दिया है। ठीक है। फिर आगे हम लोग पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन में आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं। डेफिनेशन एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपको टीचर ने बताया होगा, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो पोलराइजेशन का डेफिनेशन। फिर मैलस लॉ अगेन सिलेबस में नहीं दिया है। ठीक है। बट मेरे हिसाब से ये पढ़ लेने से अच्छा है, छोटा सा एक्सप्रेशन है। ठीक है। पोलराइड के एप्लीकेशंस एकदम सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको मत पढ़ना, मतलब मत श्योर पढ़ना। ठीक है। क्योंकि एकदम एक छोटा टॉपिक, 2 लाइन ही तो पढ़ना है। ठीक है। तो इसको पढ़ लेना। पोलराइड्स कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल इंटेंसिटी इन सनग्लासेस, विंडो पेन्स। ठीक है। पोलराइड्स आर आल्सो यूज्ड इन फोटोग्राफिक कैमरा, 3D मूवी कैमरा। ठीक है। ये एकदम सिलेबस में हाईलाइट किया हुआ है, तो इसको मत छोड़ना। ठीक है। पोलराइड्स का एप्लीकेशन। फिर आ गए पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो वहां पे आपके एनसीईआरटी में जो काउंसिल के सिलेबस में दिया हुआ है वो ब्रूस्टर्स लॉ के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। तो ये ब्रूस्टर्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू 10 IP। ठीक है। तो ये ब्रूस्टर्स लॉ का प्रूफ ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका वेव ऑप्टिक्स कहानी फ्रॉम एनसीईआरटी।